राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आखिरकार चुनावी शंखनाद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन द्वारा दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है और अब राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव फरवरी महीने में होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख तय की गई है वो 5 फरवरी है। यानी राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होंगे और 8 तारीख को राजधानी दिल्ली में मतगणना होगी। आप अभी भी देख सकते हो जो हमारी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। और आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल बताया उसके अनुसार चुनाव के जो नोटिफिकेशन है वो 10 जनवरी को होगा और नामांकन करने की जो अंतिम तारीख रहेगी वो 17 जनवरी रहेगी और उसके बाद नामांकन जांच की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2025 रहेगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन जो है वो 20 जनवरी है और वोटिंग 5 फरवरी को होगी और रिजल्ट 8 तारीख को आएगा। और इसके साथ आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग ने बताया है उसके अनुसार अंतिम सूची जो जारी की गई है उसमें कुल जो मतदाता है राजधानी दिल्ली में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तकरीबन 1,55,28,858 मतदाता इस बार राजधानी दिल्ली में अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दिल्ली में की रेशियो की बात करें तो अगर पुरुषों की बात करें तो इसमें पुरुषों की संख्या तकरीबन 83,49,000 के आसपास पुरुष मतदाता हैं और वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो 71,14,000 महिला मतदाता हैं और ट्रांसजेंडर 1261 हैं। और इसके अलावा जब इलेक्शन कमीशन ने आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की उसके साथ साथ ये भी बताया कि जो 85 साल से ऊपर के बुजुर्ग होंगे वो अपने घर बैठे जो हैं वो वोट कर सकते हैं और साथ ही अगर कोई डिसेबल है वो भी अपने घर बैठे जो है वो वोट कर सकता है। हालांकि अगर जो 85 साल से ऊपर के हैं और डिसेबल हैं वो अगर जो बूथ पर जाकर वोटिंग करना चाहे तो उनके लिए खास सुविधा भी की जाएगी और वॉलंटियर्स उनके लिए पूरी तरीके से मदद के लिए तैयार रहेंगे। यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुका है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी कराने में पूरी तरीके से जुट चुका है। और अब राजधानी दिल्ली में जो नई सरकार का अस्तित्व आएगा वो 8 फरवरी को जो है वो अब ये पता लग जाएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पर किसकी सत्ता काबिज होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस कैंपेन सॉन्ग को फिर लाएंगे केजरीवाल की लाइन पर सेटल किया गया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले जो एजेंडा दिया था कि अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी और अरविंद केजरीवाल को फिर दिल्ली में दिल्ली की जनता लेकर आएगी। आज जब पार्टी मुख्यालय में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया समेत तमाम बड़े नेता उस मंच पर मौजूद थे जहां आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। जहां एक तरफ निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ये तारीखें दिल्ली में चुनाव की तारीख 5 तारीख है, एक दिन में ही ये चुनाव होंगे और 8 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आएंगे। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बड़े स्तर पर कैंपेन सॉन्ग हो या जो तैयारियां हैं उसमें जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर भी जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप हैं, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम आरोप भाजपा ने समय समय पर आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। लेकिन इन आरोपों के बीच में आम आदमी पार्टी कह रही है कि ग्राउंड पर हमने काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए हमने काम किया है और इसके साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तमाम योजनाएं जो फ्रीबीज से लेकर अलग अलग योजनाएं हैं उनका भी ग्राउंड पर क्या इम्पैक्ट रहेगा और ये कैंपेन सॉन्ग अब दिल्ली की सड़कों पर सुनाई देगा। आम आदमी पार्टी अलग अलग एजेंडों के साथ दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड पर उतर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने 70 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कांग्रेस ने भी कुछ प्रत्याशी अपने ग्राउंड पर उतार दिए हैं और जल्द ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। लेकिन इसके साथ लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में अलग अलग तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और तमाम राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुखी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के 2 पूर्व मंत्रियों ने राज्य सरकार के खिलाफ
बड़ा जन आंदोलन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी रिपोर्टर और मैं हूं इरशाद अहमद। आज की खबर अमरावती से है, जहां किसानों की कर्ज माफी और मेंढीपाल की समस्याओं को लेकर विधायक जो है पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया गया है। यह आंदोलन मेंढपाल की समस्याओं और किसानों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा संदेश राज्य सरकार को दिया गया है। अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर आज सुबह से ही प्रहार जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ता और किसान मेंढपाल बड़ी संख्या में जुटे। पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए किसानों की कर्ज माफी और मेंढपाल क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादे अब तक अधूरे हैं और मेंढपाल क्षेत्र में सिंचाई, बिजली और समर्थन मूल्य जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। क्या मामला है पूरा? आज अलग ही लिबास में आप नजर आ रहे हैं, तो क्या पूरा ये मेंढपाल बांधव और किसानों का आंदोलन है। मैं व्यवसाय से तो मेंढपाल नहीं लेकिन किसान हूँ, और मेंढपाल हमारे हिंदू बांधव है, उनके हक के लड़ाई लड़ने को आ रहा हूँ। अगर धर्म और जात के नाम पर बंटवारा करके अगर तुम सत्ता में तो आ जाते, लेकिन यहाँ हिंदू मेंढपाल मर रहा है उसके लिए क्या, हिंदू किसान खुदकुशी कर रहा है उसके लिए क्या, क्या वो हिंदू नहीं है? अरे हिंदुत्ववादी सरकार अगर ऊपर और राज्य तक है तो फिर आप इसके लिए क्या कर रहे हो? तो इसीलिए इशारा देने के लिए ये आंदोलन हमने खड़ा किया। लेके आया और कुछ लेके आएंगे। हमारे साथ में पूर्व मंत्री जनरल जी है, खासतौर से मेंढपाल के बारे में जो समस्या आपने लेके पहुंचे है, क्या मामला है पूरा? ये जो किसान के बारे में धान को दाम नहीं मिल रहा है, और पशुपालक के लिए जो फॉरेस्ट के ऑफिसर है वो तकलीफ दे रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि वो दोनों को भी न्याय मिलना चाहिए, इसलिए आज का डेमोन्स्ट्रेशन था मोर्चा। इसलिए हम राष्ट्रीय समाज पार्टी और प्रहार के तरफ बच्चू कडू और मैं दोनों मिलकर आज मेमोरेंडम दे दिया। सरकार को चेतावनी भी दी है, अगर समस्या हल नहीं होती है तो आगे इससे बड़ा और आंदोलन हो जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर में छोड़ना चाहिए, और स्टेट लेवल का है वो स्टेट के जनरल चीफ सेक्रेटरी में छोड़ना चाहिए। नहीं छोड़ेंगे तो हम हमारा कारवा बताएंगे, ऐसा हमें इशारा भी कर दिया। देखना यह होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया देती है और किसानों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जग 24/7 न्यूज, अमरावती। यूपी में लगातार कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आज उत्तर प्रदेश के करीब 50 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहा, और करीब जो कई जिले हैं उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में जो विजिबिलिटी है वो केवल 50 मीटर तक रह गई, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे पिछले 24 घंटे में 10 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। तो वहीं यह आंकड़ा पिछले 48 घंटे में 25 की संख्या को पार कर चुका है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं वहां पर हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है, जैसे प्रयागराज और जो मुजफ्फरनगर है वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है, जिससे जो वहां के लोग हैं उनको जो ठंड का अधिक सामना करना पड़ा है। इसी के चलते जो लगातार जो ठंड का प्रभाव और कोहरे का जो प्रभाव है उसके चलते प्रदेश भर में जो ट्रेनें हैं वो करीब 200 ट्रेनें करीब 10 से 12 घंटे की देरी से पहुंची हैं, जिससे जो यात्री थे उनको काफ़ी कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ा है। तो इसी के साथ जो इस तरीके की जो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। और इसके अलावा हम आपको बात करें कि जिस तरीके से जो ठंड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो राहगीर हैं और जो वाहन चलाते हैं लोग, उनके सामने भी चूंकि गलन लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में जो कई जिले हैं वहाँ पे जो कई जिलों में जो हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी स्पीड से चल रही हैं, जिससे लगातार जो गलन है वो बढ़ती जा रही है और लोगों को जो लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो मौसम विभाग है उसने भी साफ तौर पर कहा है कि जो करीब उत्तर प्रदेश के जो करीब 20 जिले हैं उनमें कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि आने वाले 9 जनवरी तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी, और 9 जनवरी के बाद भी लगातार जो सर्दी का सितम है वो लोगों को परेशान करता रहेगा। बुलंदशहर से JK 24/7 न्यूज के लिए परवेंद्र लोधी।
छत्तीसगढ़ बीजापुर के कुटरू थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बेली के पास एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस नक्सली हमले में एक ड्राइवर समेत 9 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में जो है शोक की लहर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सुरक्षा बल के जवान जो है सर्चिंग पर निकले हुए थे। सर्चिंग से वापस लौटने के दौरान अम्बेली के पास यह नक्सलियों द्वारा बड़ा भयानक और जोरदार तरीके से ब्लास्ट किया गया है, जिसमें एक ड्राइवर समेत 9 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं। और घटना इतना भयानक तरीका से हुआ है कि वाहन और सुरक्षा बल के जवानों के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद पूरे छत्तीसगढ़ और मौके पर सनसनी फैल गया। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किए, जिसमें पाया गया कि वहां पहले से ही प्लानिंग के तहत यह आईईडी लगाया गया था। उसके बाद जो है ब्लास्ट किया गया था। इसके पहले जो है उस सड़क मार्ग में सड़क और पुल का काम हुआ था। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घटना के बाद मौके पर बीजापुर पहुँचे हैं और आज सुरक्षा बल के जवानों के शव को और सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दिया है और परिवार को ढाढ़स बंधाया है। लगातार जो है छत्तीसगढ़ साय सरकार नक्सल ऑपरेशन को लेकर कोशिश कर रही है और नक्सलियों से लड़ रही है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर जो है सुरक्षा बल के जवान बिल्कुल कड़े कार्यवाही कर रहे हैं और अच्छे से जो है लड़ रहे हैं। वहीं साय सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। साय सरकार लगातार नक्सलियों से लोहा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के जवानों को अलर्ट किया है और आने वाले जो है समय में साय सरकार और अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीका से जो है नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। कैमरामैन पीयूष चौधरी के साथ विपत सारथी JK 24/7 न्यूज रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में आज एक और मामला बड़ा सामने आया, जहां पर फरीदाबाद की सेक्टर 7 हुड्डा मार्केट में सुबह दिन दहाड़े करीब 6 बाइक सवार युवक अचानक से एक सुनार की दुकान में घुस जाते हैं और बंदूक की नोक पर दुकानदार से करीब 20 से 25 लाख के गहनों को चुरा कर मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे में जो है बताया जा रहा है कि जो 6 लोग थे वो 2 बाइकों पर सवार होकर दुकान में घुसे और घुसते ही उन्होंने बंदूक तान कर दुकानदार से करीब सोने और चांदी के आभूषणों को अपने बैग में लेकर मौके से फरार होने का काम किया है। ऐसे में जब दुकानदार ने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया तो मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने अब CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं और पूरी तरह से सभी लोगों के फ़ोन और जो अन्य चीज़ें हैं वो जब्त करके पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने अब तक जो है बताया जा रहा है कि करीब 6 लोग थे, वो 2 बाइक पर सवार होकर आए थे, लेकिन बाइक उन्होंने रास्ते में छोड़कर किसी अन्य गाड़ी से जो है गुड़गांव से नोएडा की तरफ भाग निकले। जो अभी तक पुलिस की जानकारी सामने आई है, पुलिस का ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दिन दहाड़े सुनार की दुकान में हुई चोरी के बाद से लगातार व्यापारी वर्ग जो है डरा हुआ है और पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह के अगर क्राइम होते रहे और दिन में इस तरह के लुटेरे आकर चोरी करके मौके से फरार हो जाते हैं तो फिर उनको दुकान चलाने में बहुत ज़्यादा डर का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल अब पुलिस प्रशासन और इस तरह के बदमाशों के हौसलों पर भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे दिन के समय करीब 10:30 बजे का समय था और हुड्डा सेक्टर 7 की मार्केट, जो कि ओस मार्केट होने के साथ साथ पुलिस प्रशासन जहां पर आसपास जो है मौजूद होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से 6 युवक बाइक पर सवार होकर हथियार लेकर जो है दुकान में पहुंचते हैं और दिन के समय ही करीब 20 से 25 लाख के सोने को जो है हाथ साफ कर जाते हैं। अब दुकानदार का कहना है कि उनको डर लगा हुआ है और अब पुलिस पर ही उनकी उम्मीद जगी है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और उनके जो चोरी हुआ सामान है पुलिस बरामद कराने का काम करे। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्ट और मैं हूं धनराज गर्ग आपके साथ राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे देश में कहीं ना कहीं HMPV वायरस का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देश के अंदर HMPV वायरस अपनी दस्तक दे चुका है और पूरे देश के अंदर अभी तक 7 मामले निकलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन वही देखिएगा कि उत्तराखंड को भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर रखा गया है और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इस तरह का जो वायरस है वो उत्तराखंड में दस्तक ना दे सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं इसकी निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि कहा जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटन नगरी है और उत्तराखंड में लगातार पर्यटक दूर दूर से आते हैं और उनके माध्यम से उत्तराखंड के अंदर जो वायरस आया है नया वो दस्तक ना दे, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सतर्कता बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं जो तमाम जो इस तरह के लक्षण दिखते हैं, क्योंकि इस वायरस में कहीं ना कहीं माना जाता है कि जो शुरुआती लक्षण है वो खांसी जुकाम के लक्षण है, यानी कि जिस तरीके से कोरोना देश में दस्तक दिया था उसी तरीके से कहीं ना कहीं इसके भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील भी जारी की जा रही है और अब कहीं ना कहीं सतर्क मोड पर भी स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है, क्योंकि बैठकों का दौर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बैठक ली जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बैठक के लिए एक निर्णय लिया है और जल्दी एक बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वास्थ्य विभाग के साथ करेंगे और इसके साथ ही निर्देश भी उनको देंगे कि किस तरीके से इस वायरस से बचने के लिए जो कहा जाए कि जो सुविधाएं होनी चाहिए वो किस तरीके से की जाए और किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो पूरे निर्देश हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो बॉर्डर हैं या फिर कहा जाए कि जो इस तरह के एंट्री गेट हैं जहाँ से उत्तराखंड के अंदर लोग आते हैं, उसको वहाँ पर भी कहीं ना कहीं चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी स्कैनिंग बॉर्डरों पर की गई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं स्कैनिंग हो और ऐसे जो मरीज मिलते हैं उनको वहीं पर रोका जाए, इसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। मोड पर आ गई है। HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने HMPV को लेकर बयान दिया है। कहा गया है कि इस वायरस से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साल 2001 से यह वायरस दुनिया में है और महाराष्ट्र के नागपुर में HMPV के 2 मामले सामने आए, जिनमें 13 साल की एक लड़की और 7 साल का एक लड़का पॉजिटिव पाया गया था। फिलहाल दोनों भी स्वस्थ होकर अस्पताल से चले गए हैं, जिनकी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि श्वसन संबंधी बीमारियों के आंकड़ों और उससे संबंधित मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। किसी भी क्षेत्र में इस जैसे केसों में वृद्धि देखने को नहीं मिली है। वैसे भी ठंड के मौसम में ऐसे केसों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में सभी अस्पताल भी अपने स्तर पर तैयार रहते हैं। यह भी बताया गया है कि हम सभी को स्वास्थ्य से संबंधित संक्रमणों के खिलाफ सावधानियां बरतनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को खांसी और सर्दी है तो आपको खुद को लोगों से दूर कर लेना चाहिए, जिससे यह ज़्यादा ना फैले। अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो फिर सामान्य दवाएं ले सकते हैं जो कि आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी सर्दी खांसी HMPV नहीं होती, बस परिसर और खुद की स्वच्छता बनाए रखने की बात कही गई है। ये भी बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार की सभी यंत्रणा अलर्ट मोड पर है। डरने की और पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है। यह कोरोना जैसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट शरीफ के साथ में हैकम देशमुख, JK 24/7 न्यूज़, मुंबई। नमस्कार, मैं देव प्रकाश, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। राजधानी पटना में BPSC छात्रों के आंदोलन में राजनीतिकरण की शुरुआत पूर्ण रूप से शुरू हो गई है। पिछले दिनों जिस प्रकार आपने देखा कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समीप प्रशांत किशोर ने अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए थे, जिसको लेकर कल उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। आज
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कि छात्रों के समर्थन में उन्होंने 12 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया है। पप्पू यादव ने बिहार बंद के आह्वान में महागठबंधन के सभी नेताओं को भी आमंत्रित किया है और उन्होंने कहा कि अगर ये सभी महागठबंधन हमारे साथ बिहार बंद में शामिल होते हैं और तो बिहार के छात्रों के आंदोलन के हित में बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। आगे ये देखना होगा कि बिहार में 12 जनवरी को जो बिहार बंद है वो कितना सफल होता है। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने आज 9:30 बजे सुबह में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल से मुलाकात की और बीपीएससी छात्रों की मांगे के समर्थन में उन्होंने कहा कि परीक्षा के पेपर जो लीक हुए हैं इस मामले को पटना हाई कोर्ट से जांच कराई जाए और साथ ही साथ जिनके भी हाथ है इस पेपर लीक में उन दोषियों को कड़ी से सजा देने के मांग की है। पप्पू यादव ने खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव को भी 12 जनवरी को बिहार बंद में आमंत्रित उनके द्वारा किया गया है। कि उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से भी अपील करता हूं कि इस बंद में हमारा समर्थन करें एवं साथ ही साथ उन्होंने बीपीएससी छात्रों को एकत्रित होने के भी आदेश दिया है और उन्होंने राज्यपाल को ये भी कहा कि 12 जनवरी को चूँकि रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसीलिए उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है एवं छात्र छात्राओं को एकजुट होकर इस बंदी में सफल होने के लिए आमंत्रित किया है। अब देखना होगा कि 12 जनवरी को क्या सफल होता है बंद या नहीं। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना। उत्तर प्रदेश में सर्द की मार कुछ ऐसी है कि अब आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ठंडा शहर राजधानी लखनऊ निकला। आपको बता दें पूर्वानुमान के अनुसार आने वाला समय और भी अधिक ठंड से भरा होगा। ठंडी हवाएं चलेंगी। पछुआ हवाओं के साथ साथ ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावनाएँ हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चूँकि जो मैदानी तट है सभी में लगातार अब ठंडी हवाएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों का आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। साफ तौर पर ठंड से बचने के लिए लोग तमाम उपाय कर रहे हैं। जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन की ओर से भी रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन तापमान जो है उसमें लगातार कमी आ रही है। दिन के तापमान और रात के तापमान में भी ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। रात के तापमान की बात करें तो लगभग तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंच रहा है। ठंड की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से चौपट है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें अलाव की व्यवस्था, नगर निगम के अस्थायी रैन बसेरों की व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्थाएँ भी कहीं ना कहीं ठंड को पिछाड़ पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन साफ तौर पे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ सबसे ठंडा शहर निकला। तापमान के लगातार गिरने की वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां ग्लेशियर और बर्फ़ के लगातार गिरने की वजह से मैदानी जो तट हैं वहां पर भी ठंड बढ़ती जा रही है। रात का तापमान और अधिक गिर जाता है, जिस वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। समाजवादी पार्टी की जो भी कमेटियां हैं वो 2027 से पहले कहीं ना कहीं पार्टी भंग कर देगी और तमाम जो नए चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अच्छे परिणाम मिले। और शायद यही वजह है कि संगठन में फेरबदल और पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देना पार्टी एक रणनीति मान रही है। इस रणनीति के तहत पार्टी को ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो 27 का विधानसभा का चुनाव है उसमें कुछ ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी जो पार्टी की नैया 2027 में पार करा सके। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सारी कमेटियों को भंग करने के बाद नए पदाधिकारियों के गठन होने के साथ कहीं ना कहीं पार्टी अपनी रणनीति 2027 के तहत पूरे जो संगठन है उसमें फेरबदल कर संगठन में कहीं ना कहीं मजबूती पैदा करना चाहती है। और यही वजह है कि पार्टी 2027 के पहले संगठन के ढांचे को मजबूत करना चाहती है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK न्यूज़, लखनऊ।